हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस पेडागोजी सीरीज का ये दूसरा क्लास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस के पेडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तथा इसके साथ ही कुछ की वर्ड्स को भी समझेंगे कि एग्ज़ाम में हम कैसे पेडागोजी के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में से निम्नलिखित सभी शामिल है। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको छोड़ करके बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, संस्कृति। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शारीरिक गठन है उसको छोड़ दे तो विकास को जितने भी वातावरणीय कारक हैं सभी लोग क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे शिक्षा की गुणवत्ता हो गया, पौष्टिक की गुणवत्ता हो गया, संस्कृति हो गई, ये सब क्या करते हैं, विकास को आकार देते हैं और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना, मतलब किस उद्देश्य को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्वलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। चौथा है व्यक्तिक विभिन्नता। तो देखिए जो टीचर होता है जब वो पढ़ाता है तो ज्ञान को बाहरी संकल्पना से जोड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो संबंध है उसका स्थानांतरण हो सके, मतलब बाहरी इन्वायरमेंट में वो जुड़ सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायु हर जगह है, ये चैप्टर का नाम है वायु हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक से विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। मतलब जब शिक्षक पढ़ा रहा है चैप्टर का नाम है वायु हर जगह है और पूछता है क्वेश्चन शिक्षार्थियों से, क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डी में वायु है? तो ये पूछने में शिक्षक कौन से कौशल को विकास करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, चौथा है अवलोकन कौशल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं और बच्चे उसका आंसर खोजते हैं तो इसमें वो सोचने का कार्य करते हैं और सोचने से हमारे चिंतन कौशल का विकास होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं अगर वर्गीकरण कौशल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को कोई चीज़ दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप इसमें अंतर करके इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करो, तो उससे क्या होता है, वर्गीकरण कौशल का विकास होता है। वहीं अगर अवलोकन कौशल की बात करें तो जो भी हम चीज़ें देखकर सीखते हैं उसमें जो है हमारा अवलोकन कौशल का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि बच्चों पे कभी भी परिभाषाओं को याद करने के लिए, शब्दावलियों को याद करने के लिए बोझ नहीं डालना है, क्योंकि एनसीएफ 2005 इसका हमेशा विरोध करता है। तो पूछा है उद्देश्य नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। दूसरा है कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, क्वेश्चन के हिसाब से ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनसचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। ये ऑप्शन भी आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है, मतलब कौन सा उद्देश्य है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो बच्चों के ज्ञान के विस्तार के लिए हम लोग उसको कोई बुक सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा खुद ही छोटा है और बुक सजेस्ट करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरा है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो देखिए ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों ने जो उसको विद्यालय में पढ़ाया है वो बाहरी दुनिया के अनुभव से जुड़े। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तीसरा आपका आ गया तकनीकी शब्दावलियाँ और परिभाषाओं से परिचित कराना। जैसा मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन नंबर 4 में कि कभी भी शब्दावली और परिभाषा के बारे में हमें बात ही नहीं करनी है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। चौथा है पर्यावरण अध्ययन संबंधी तकनीकी शब्दों का आकलन। यहाँ तकनीकी वर्ड यूज करके इसको भी ऑप्शन को भी गलत बना दिया, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। यहाँ नहीं वर्ड को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। भौतिक और रासायनिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान की आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रटकर याद करना। देखिए ऑप्शन बी में है रटकर याद करना, और हमें पता है कि कभी भी रटकर याद करने वाली चीज़ों को नहीं करना है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन है कि अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, ये यहाँ नहीं वर्ड दे करके इसको गलत कर दिया, और यहाँ पूछा है नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कि अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सही कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये भी आपका गलत हो गया, तीनों ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी ही सही है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। यहाँ विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य पूछा हुआ है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोगों को जानना, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। प्राकृतिक जिज्ञासा सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ये भी बिल्कुल सही है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें दिया है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक सिद्धांत है, कानून है, खोज है, मूल संकल्पना है। तो देखिए परिकल्पना क्या होती है कि हम कोई चीज़ का बार बार प्रयोग करते हैं, अगर वो प्रयोग गलत नहीं पाया जाता है तो बाद में वो क्या बनता है, सिद्धांत बनता है। जैसे अगर न्यूटन के लॉ की बात करें तो हमें पता है कि अगर हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो उसके बराबर और विपरीत दिशा में हमें भी फोर्स मिलता है। इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये जब किसी ने इसको परिकल्पना को यूज किया होगा तब तो उसको पता चला होगा कि ये एक सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसे जाता है। तो ये कोटेशन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, ये कोटेशन आपका पियाजे का है। तो पियाजे ने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। हमें पौधे के भागों को पढ़ाना है, उसके लिए कौन सा चीज़ सबसे आवश्यक है। पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधों का चित्र। देखिए पौधों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ाना है, तो मान लीजिए एक पौधा है, अब इसके विभिन्न भागों के बारे में हमें पढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब पौधे का अवलोकन करवाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
यहाँ दिया है पौधे का चित्र, तो पौधे का चित्र दिखा के जितना अच्छे से हम लोग उसको नहीं समझा पाएंगे उतना अच्छे से हम लोग रियल पौधे को दिखा के ही समझा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और उनसे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में कौन से कौशल का विकास होता है। तो ऑप्शन है अनुमान लगाने का कौशल, दूसरा है लेखन कौशल, तीसरा है संप्रेषण कौशल और चौथा है मापने का कौशल। तो देखिए अनुमान लगाने का कौशल तो एकदम नहीं होगा। दूसरा है लेखन कौशल, बच्चे मौसम दर्ज करते हैं और क्या करते हैं, डायरी लिखते हैं, जिससे उनका लेखन कौशल का विकास होता है। लेकिन इसमें दिया हुआ है संबंधित प्रश्न पूछने, मतलब वो लिख भी रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि किसी चीज़ पे वाद विवाद करने से जो कौशल विकसित होता है उसको हम लोग बोलते हैं संप्रेषण कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चे को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों की अदाई कौशल परिमार्जित होता है। सी है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। डी है बच्चों को विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, अपने अनुभव को अगर कक्षा में बताते हैं तो हमें हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो टीचर होता है वो बच्चे को अनुभव को जोड़ करके जब पढ़ाता है तो उनको ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसलिए आपका 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ज्ञान व निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ज्ञान और निर्माण में अनुभव का, अवधारणा का बनाना, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। तो देखिए ज्ञान के निर्माण में उपरोक्त सभी का आवश्यकता होता है। अनुभव की भी आवश्यकता होती है क्योंकि हम कोई भी चीज़ अनुभव से सीखते हैं। अनुभव जब हमें होता है तो हम अवधारणा बनाते हैं और अन्वेषण विधियां और सत्यापन भी हमारे ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। यहाँ है सामाजिक भावना का विकास। तो देख लेते हैं। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन कराना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन कराना, बच्चे को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला का आयोजन करवाना। तो देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ रहता है। उस समय क्या होता है कि जो परिवार के लोग होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, उसको स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करते हैं ताकि वो अपने भावी जीवन में जो उसकी सामाजिक चीज़ें होती हैं उसको सीखे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित है जो ईवीएस स्टडी होती है, मतलब जो पर्यावरण शिक्षण है उसमें कौन कौन से विषय होते हैं। ऑप्शन है सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन बी है विज्ञान, सी है पर्यावरण, डी है उपरोक्त सभी। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि जो सोशल स्टडी होता है उसमें सोशल साइंस भी और ईवीएस तीनों को मिला करके बनाया गया है सोशल स्टडी। तो इसका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसे पर्यावरण अध्ययन की थीम में शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए जो एनसीएफ 2005 है वह 6 थीमों की बात करता है, जिसमें पहला थीम होता है परिवार और मित्र, दूसरा आवास होता है, मृदा नहीं होता। ये जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ कहा है शामिल नहीं किया गया है, इसको ध्यान से देख लेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो नहीं होता, मृदा थीम में नहीं होता है। तो परिवार और मित्र होता है, आवास होता है और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं वो होता है। और क्या होता है, देखिए भोजन होता है, भोजन, जल होता है और क्या होता है, एक होता है आवास तो आपका दिया हुआ है, जल होता है और एक यात्रा होता है। ये जो 6 चीज़ें हैं वो थीम में शामिल है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन बदल भी सकता है। यहाँ पे मृदा के स्थान पे कोई और भी ऑप्शन दे सकता है, तो इसलिए आप लोग ऑप्शन बदल कर भी देख लीजिएगा और ऑप्शन को याद कर लीजिए क्योंकि ये जो 6 थीमें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन 17वां का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी प्रकृति नहीं है? जो पर्यावरण जो शिक्षण है उसकी कौन सी प्रकृति नहीं है? नहीं को देख लीजिए। बच्चों को करके सीखने का मौका मिले, ये तो है। बच्चे प्रश्न पूछे, ये भी है। बच्चे कम गलतियां करें, तो बच्चे जो हैं वो गलतियां तो करेंगे ही, और ऐसा कोई नहीं, कोई भी सिफारिश नहीं की गई है कि बच्चे कम गलतियां करें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। बच्चों को खोजबीन करने का पूरा मौका मिले, ये तो पर्यावरण शिक्षण का जो मेन उद्देश्य है कि बच्चों को मौका मिले, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण में निम्न में से किस सूत्र का पालन नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, अंश से पूर्ण, अनुभव से तर्क। तो देखिए, जो सरल से जटिल होता है मतलब बच्चों को पहले सरल चीज़ें बतानी है, उसके बाद उसको जटिलता की तरफ लेके जाना है। दूसरा है मूर्त से अमूर्त, मतलब मूर्त मतलब वो होता है कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, अमूर्त मतलब वो होता है जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं। तो प्राथमिक स्तर पे क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मानव शरीर के बारे में पढ़ाना है, मानव अंग के बारे में पढ़ाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, मानव की पूरी एक बॉडी को दिखाएंगे कि ये मनुष्य का शरीर है, मतलब दिख रहा है जो, उसके बाद ही उसके हम किडनी, फेफड़ा, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे, तो बच्चों को काफ़ी आराम से समझ में आएगा। तीसरा है अंश से पूर्ण की ओर। देखिए, ये बिल्कुल आपका गलत है, और यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है नहीं है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अंश से पूर्ण की ओर का मतलब ये है कि पहले छोटी छोटी चीज़ों को बताना है, उसके बाद बड़ी चीज़ों को बताना है। जैसे मान लीजिए अगर शरीर के पार्ट के बारे में पढ़ाना है, तो पहले हम बताएंगे कि लीवर क्या है, फेफड़ा क्या है, यकृत क्या है, तो उसके बाद हम बताएंगे कि मनुष्य क्या है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चौथा है अनुभव से तर्क की ओर। देखिए, ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि अनुभव, जो बच्चों को जो अनुभव होता है उसी को जोड़ करके हम लोग बताते हैं, तो वो तर्क करना सीखता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत होते हैं परिवार एवं समुदाय, शिक्षक एवं पाठ्यपुस्तक, कहानियाँ एवं कविताएं, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर होता है वो बच्चे जो है पहले वो परिवार और समुदाय से सीखते हैं, फिर क्या करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं और कविताएं सुनते हैं, और शिक्षक और पाठ्यपुस्तक भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। माधुरी पर्यावरण कक्षा कक्ष में हमारे दोस्त जानवर, ये चैप्टर का नाम है, हमारे दोस्त जानवर, प्रकरण पढ़ाने हेतु बच्चों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरों वाले चार्ट दिखाती है और उन पर आधारित वित्त चित्र दिखाती है। इसका उद्देश्य है, माधुरी एक टीचर है, वो एक चैप्टर पढ़ा रही है हमारे दोस्त जानवर, फिर वो क्या करती है, एक चार्ट दिखाती है जो कि जानवरों वाली है, और उसके बाद एक वित्त चित्र दिखाती है। तो उसको ये दिखाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, उसको हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन पहला है कि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, दूसरा है बच्चों में अवलोकन शक्ति का विकास करना, तीसरा है बहुबुद्धि वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, चौथा है बच्चों के अभिभावकों को प्रभावित करना। तो देखिए, वो बच्चों को दिखा रही है, तो उसके जो अभिभावक है वो तो कभी प्रभावित नहीं होंगे। तर्क शक्ति का विकास करना ये भी ठीक है, अवलोकन शक्ति का विकास करना ये भी ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, बहुबुद्धि वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिए, कक्षा में जो है वो सामान्य बुद्धि वाला बालक भी रहता है और मंद बुद्धि वाला बालक भी रहता है, तो वो क्या करे, जानवरों को तस्वीरें दिखा रही है, वित्त चित्र दिखा रही है, इससे जो बहुबुद्धि वाले बालक हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं एवं कहानियां शामिल करने का उद्देश्य है। देखिए, जो पहला जो प्राथमिक स्तर होता है उसमें जो पाठ्य पुस्तक होते हैं उनमें ज़्यादातर कविताएं और कहानियां होती हैं, उसको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। विषय वस्तु की एक रस्ता में बदलाव लाना, बच्चों में कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता का विकास करना, तीसरा है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने का मौका देना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको कहानियाँ और कविताएं इसीलिए सुनाई जाती हैं ताकि उनका जो मन है वो लगा रहे पढ़ने में, और उसमें कल्पनाशीलता का विकास हो, सृजनात्मकता का विकास हो,
और प्रकृति को खोजने का मौका मिले, ये उद्देश्य होता है। इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, यहाँ 23 रहेगा, 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं? तो आपका है तथ्यात्मक, अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन वाले। तो देखिए बच्चे जो होते हैं वो दो चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अभिसारी क्या है और अपसारी क्या है। तो अभिसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि हम लोग केंद्र की तरफ सोच रहे हैं, मतलब अपने दिमाग को संकुचित कर रहे हैं। और अपसारी का मतलब होता है हम लोग केंद्र से बाहर सोच रहे हैं, मतलब हम लोग विभिन्न आयामों को मिला के सोच रहे हैं। तो ये आपका हो गया अपसारी। तो इसमें जो बेस्ट होता है वो है अपसारी, किसी चीज़ को कई एंगल से सोचना। तो बच्चों की जो प्रश्न होती है उसमें कल्पनाशीलता बनाते हैं अपसारी टाइप के क्वेश्चन। जो अपसारी विकास करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो अपसारी, अब इसमें कन्फ्यूजन है तो उसको याद कैसे करेंगे? देखिए अप मतलब होता है ऊपर की ओर, तो हम लोग याद रखेंगे कि जो एरो रहेगा वो ऊपर की ओर रहेगा, मतलब बाहर की ओर रहेगा, जिससे क्या होगा कि बच्चों के कल्पना का विकास होगा और हम याद भी कर लेंगे। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक स्तर पर परिवार एवं समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ऑप्शन है बच्चा परिवार एवं समुदाय के बहुत नज़दीक होता है, इसमें वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर मिलता है, इससे बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल का पता चलता है, यह अवधारणाओं को प्रभावशाली ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसमें क्या होता है वास्तविक स्थिति, हमारा जो पढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों को वास्तविक स्थिति से परिचित कराया जाए। तो इसका प्राथमिक स्तर पर परिवार एवं समुदाय सीखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वास्तविक स्थिति प्रदान करते हैं बच्चों को सीखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? अधिन्यास विधि का मुख्य लक्षण है अभिभावकों के ज्ञान की जांच करना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, बच्चे के समय का सदुपयोग करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए अधिन्यास विधि जो है वो बच्चों के लिए है, इसलिए अभिभावकों को ज्ञान की जांच तो बिल्कुल नहीं होगी। और क्योंकि ऑप्शन नंबर ए गलत है इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, उपरोक्त सभी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में देख लेते हैं, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य ही यही होता है कि बच्चों को करके सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो जो अधिन्यास विधि है वो अवसर उपलब्ध कराने पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है? यहाँ नहीं वर्ड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देख लेते हैं आगमन, निगमन, प्रश्न उत्तर, अन्वेषण। तो देखिए हम जानते हैं जो आगमन विधि होती है उसमें क्या होता है छोटे छोटे चीज़ों को मिला करके फिर हाइपोथेसिस फार्मूला बनाते हैं। तो ये तो सही है, बच्चों के ये बाल केंद्रित है। लेकिन जो निगमन विधि है उसमें डायरेक्ट फार्मूला की बात करता है, इसलिए जो हमारी निगमन विधि है वह बाल केंद्रित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 क्वेश्चन। निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक अनुभव की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है क्रियाशीलता, दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत, तीसरा है नियोजन का सिद्धांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रत्यक्ष हस्तक अनुभव जो होता है, मतलब किसी चीज़ को करके अपने हाथ से करके जो अनुभव प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब क्रियाशीलता मतलब खुद से करना, और खुद से करेंगे तो आप लोग अनुभव की प्राप्ति होगी, जो आपको प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति होगी। तो इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 28 क्या कह रहा है? निम्न में से भ्रमण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? आप लोग एग्जाम में भी जब क्वेश्चन को अटेंड करिएगा तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में है पूछा है कि नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यह कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर बी है कि यह विधि शिक्षार्थियों को प्रकृति के प्रति आकर्षित करती है। तो देखिए भ्रमण विधि की जो है यह विशेषता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया।
तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों नहीं है, उपरोक्त दोनों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका मतलब 28 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, निम्न में से किसी शिक्षण विधि में बच्चे योजना बनाने, उसको क्रियान्वित करने और उसका मूल्यांकन करने आदि कौशलों का विकास होता है। ये चारों क्रियाविधि दी गई हैं, इनमें से किसमें योजना बनाने और उसको क्रियान्वित करने और मूल्यांकन करने कौशल का विकास होता है। तो देखिए जो कहानी है उसमें क्या होता है कि चिंतन कौशल का विकास होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा कहानी सुनता है और वो कल्पनाओं में चला जाता है, तो इससे चिंतन कौशल का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्ट विधि। देखिए जो प्रोजेक्ट विधि होती है, हम लोग उसको क्रियान्वित करने के लिए पहले तो हम लोग योजना बनाते हैं कि हमें प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, उसको क्रियान्वित कैसे करना है, और लास्ट में उसका मूल्यांकन करते हैं कि यह सही है कि नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो अन्वेषण जो कौशल है उसमें क्या होता है, किसी चीज़ की खोजबीन होती है, यह साइंस में काफ़ी यूजफुल होता है अन्वेषण कौशल। चौथा है भ्रमण कौशल। तो ईवीएस के लिए तो भ्रमण कौशल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको योजना बनाने से संबंधित नहीं है, यहाँ उसको क्रियान्वित करने और उसका मूल्यांकन करने से भी संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका ठीक होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में होना चाहिए। देखिए आप लोग भी एक भाविक शिक्षक होने वाले हैं, तो आप लोगों में कौन सा गुण होना चाहिए आप लोग इसको खुद डिसाइड कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है किसी सामूहिक क्रियाकलाप में सभी प्रतियोगियों की सहभागिता निश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना व सम्मान देना। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप लोग एक शिक्षक हैं इसलिए आप लोग इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है कि सामूहिक क्रियाकलाप का आयोजन करवाना है और सभी लोग उसमें प्रतिभाग करें, इसको भी सुनिश्चित करना है। जो विद्यार्थी का जो दृष्टिकोण है उसको भी स्वीकार करना है हमें और सम्मान देना है, ताकि वो अपनी मन की बातों को हमसे कर सके। तीसरा है शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना को डेवलप करना। तो ये सभी आप में गुण होना चाहिए। तो ये तो था आपका आज का वीडियो। ऐसे ही हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में बात करते रहेंगे ईवीएस पेडागोजी के बारे में। वीडियोज़ आपको कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।